everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक नंबर 4 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में जो है आंसर्स डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, जो एचएससी बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एचएससी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उनमें जो भी क्वेश्चन दिए इस टॉपिक से रिलेटेड उनके हम आंसर्स आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं और आप देख चुके होंगे। यदि आपसे कोई भी वीडियो जो है आंसर फॉर क्वेश्चन बैंक सीरीज से मिस हो गया हो तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क। तो आपको बताना है एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे यदि वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होता है, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल्स भी, बट टेम्परेचर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट नहीं होता और इसलिए टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बार का वैल्यू क्या है? 10⁻²² जूल। Next question, the work done in the decimeter cube bar when 200 ml of ethylene gas and 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure। तो उन्होंने क्या दिया है? 200 ml ethylene gas रिएक्ट हो रहा है 150 ml of HCl gas और 1 बार प्रेशर पे। तब बार वर्क डन इन डेसीमीटर क्यूब बार क्या है? तो देखिए W equals to minus P external delta V, that is minus P external V2 minus V1। और यहां पे आप यदि ध्यान दोगे तो 1 मोल ऑफ इथिलीन गैस जो है वो रिएक्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ HCl के साथ टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ C2H5Cl। तो 1 मोल ऑफ इथिलीन गैस रिएक्ट होगा 1 मोल ऑफ HCl के साथ देने के लिए 1 मोल ऑफ C2H5Cl। इसलिए 150 ml ऑफ HCl रिएक्ट होगा सिर्फ 150 ml ऑफ इथिलीन। भले ही इथिलीन यहाँ पे दिया है 200 ml बट वो रिएक्ट होगा सिर्फ उसमें से 150 ml के साथ ही टू प्रोड्यूस 150 ml ऑफ इथिलीन क्लोराइड, इथिल क्लोराइड। ठीक है, तो 150 ml ऑफ HCl सिर्फ रिएक्ट होगा 150 ml ऑफ इथिलीन के साथ देने के लिए 150 ml ऑफ इथिल क्लोराइड। तो V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 150 ml of HCl plus 150 ml of ethylene gas, that is total 300 ml। उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.3 डेसीमीटर क्यूब। V2 कितना है? V2 मतलब प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है। तो यहां देखिए रिएक्शन ऐसे है, HCl plus ethylene will give you C2H5Cl। तो ये 150 ml, ये 150 ml दे रहा है 150 ml ऑफ प्रोडक्ट। तो 150 that is V1 is 300 ml और ये है सिर्फ 150 that is V2 is 150 ml। इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है इसलिए V1 हो गया 0.3 डेसीमीटर क्यूब और V2 हो गया 0.15 डेसीमीटर क्यूब और P एक्सटर्नल है 1 बार, that is given। अब आप ये सारे वैल्यूज जो है आपके ये वाली इक्वेशन में डालिए। तो W equals to -1 बार V2 minus V1, तो V2 minus V1 और आपको मिलेगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन वैक्यूम व्हेन 300 millimole of an ideal gas expands until its volume is increased by 2.3 decimeter cube at 1 bar pressure is dash mole। तो याद रखें उन्होंने पूछा है वर्क डन इन वैक्यूम।
जब पूछा जाए वर्क डन इन वैक्यूम तो ये आगे के वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी वर्क डन इन वैक्यूम होता है तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, बट वैक्यूम में P एक्सटर्नल होता है 0 क्योंकि वहां वैक्यूम है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है और इसलिए ऑटोमेटिकली W भी हो गया 0। तो हमको आगे के वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है और आंसर है A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, तो ये आपको बाय हार्ट ही करना होगा, W इक्वल्स टू माइनस Q। यह है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट, फॉर एन आइसोचोरिक प्रोसेस, for an isochoric process where volume remains constant, isochoric process मतलब volume constant, therefore delta V equals to 0. Next question, the change in internal energy in a reaction when 2 kilojoule of heat is released by the system and 6 kilojoule of work is done on the system. तो आपको बताना है कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा जब 2 किलो जूल हीट रिलीज होगा बाय सिस्टम और 6 किलो जूल ऑफ वर्क होगा सिस्टम के ऊपर। तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q मतलब हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू माइनस 2 किलो जूल। अब आप पूछोगे माइनस कहां से आया, क्योंकि हीट रिलीज हुआ है इसलिए माइनस 2 किलो जूल। W मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम है इसलिए पॉजिटिव है, W इक्वल्स टू प्लस 6 किलो जूल। अब डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6 दैट इज प्लस 4 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन B। एक्चुअली ऑप्शन A प्लस 4 किलो जूल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं दिया है इसलिए हम A लेंगे, दैट इज प्लस 4 किलो जूल। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क। पहला क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2। तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये है, W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। Next, write the mathematical relationship between delta H and delta U during the formation of 1 mole of CO2 under standard condition। तो कोई भी 1 mole of gas फॉर्म होने के लिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन उसका रिलेशनशिप ये है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of water is minus 286 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy change of formation of 0.018 gram of water। ठीक है, तो आपको किसके लिए दिया है एंथैल्पी चेंज, आपको दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इतना। अब आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज फॉर 0.01 ग्राम kg ऑफ वाटर। तो फॉर द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर जब स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्म होता है फ्रॉम H2 और O2 गैस इनके स्टैंडर्ड स्टेट में, तो एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन का वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जब 1 मोल ऑफ H2 गैस फॉर्म होगा, H2O वाटर फॉर्म होगा फ्रॉम H2 एंड O2 गैस एट द स्टैंडर्ड स्टेट, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, एंथैल्पी चेंज होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को इक्वल। तो 0.018 kg ऑफ वाटर के लिए पूछा है, तो 0.018 kg ऑफ वाटर मतलब होगा 1 मोल ऑफ वाटर, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.018 kg। तो 0.018 kg मतलब 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होने के लिए आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दैट इज माइनस 286 किलो जूल पर मोल। इसलिए यहां पे भी आंसर क्या है, माइनस 286 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू 0
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, डेल्टा U इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा 0 प्लस Q प्लस W, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U तो 0 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इसलिए W इक्वल टू माइनस Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sign convention when work is done on the system by the surrounding? तब उसके लिए साइन कन्वेंशन है प्लस W। तो साइन कन्वेंशन प्लस W है जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। तो कोई भी गैसियस फेज रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशनशिप है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate enthalpy of formation of HCl if bond enthalpies of H2, Cl2, HCl are this and this respectively। तो आपको किसके लिए बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl और आपको बॉन्ड एंथैल्पीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समीशन ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। मतलब सब डेल्टा H जो है सब रिएक्टेंट बॉन्ड को ऐड कीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड से। तो आपका HCl कैसे फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो रिएक्टेंट कौन है, H2 और Cl2, प्रोडक्ट क्या है HCl। तो रिएक्टेंट के एंथैल्पीज दैट इज यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट हो रहा है, इसलिए 1 इंटू 434 प्लस यहां पे भी 1 मोल ऑफ Cl2 रिएक्ट हो रहा है 1 इंटू 242 माइनस प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म हो रहा है, इसलिए 2 इंटू जो भी दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ HCl दैट इज 431। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मिलेगा आपको माइनस 186 किलो जूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिला, माइनस 186 किलो जूल। तो ये हुआ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 HCl, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कितने के लिए निकला, 2 HCl के लिए, क्योंकि H2 प्लस Cl2 जब स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्ट होंगे तो 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ HCl। बट उन्होंने पूछा है सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ HCl के लिए, तो आपको जो भी एंथैल्पी मिला है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। तो जो भी यहाँ पे एंथैल्पी मिला है उसको डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए आपका एंथैल्पी 186, तो 1 मोल ऑफ HCl के लिए कितना होगा, तो 186 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज माइनस 93 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स। पहला, डिफाइन द टर्म्स। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोई भी सब्सटेंस के लिए वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है जो अकंपनी होता है कोई भी रिएक्शन के साथ जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसके स्टैंडर्ड स्टेट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, कोई भी सब्सटेंस का वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है जब कोई भी रिएक्शन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वो एंथैल्पी चेंज है जब कन्वर्जन होता है 1 मोल ऑफ सॉलिड का डायरेक्टली उसके वेपर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई भी 1 मोल ऑफ सॉलिड जब डायरेक्टली अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस समय जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। तो हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन कहता है कि जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है कोई भी रिएक्शन का वो इक्वल होता है टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। तो कोई भी रिएक्शन में यदि 4 स्टेप्स हो रहे हैं तो ओवरऑल रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज है वो हर एक स्टेप का एंथैल्पी चेंज का सम होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल है
जहां पे यहाँ फर्स्ट स्टेप का एंथैल्पी चेंज ये है, सेकेंड स्टेप का एंथैल्पी चेंज ये है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ओवरऑल रिएक्शन कैसे पता लगाओगे आप, 2H2 प्लस H2 3H2 हो गया, N2H2 कैंसिल हो गया, एक N2 और वो दे रहा है 2NH3। तो ये हुआ ओवरऑल रिएक्शन और ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हुआ सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप एंथैल्पी। तो 95.4 प्लस माइनस 187.6, तो वो मिल जाएगा माइनस 92.2 किलो जूल। नेक्स्ट, व्हाट आर राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के आपको फीचर बताना है। तो पहला है द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इनफाइनेटली अमाउंट, मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बहुत थोड़े से अमाउंट से ही डिफर होते हैं। सेकेंड, जो द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनेटेसिमल चेंज इन कंडीशन, थोड़े से चेंज ऑफ कंडीशन से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है बहुत स्लोली और वो लेता है इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो रिएक्शन होता भी है इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप में। और एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेस जो सिस्टम है वो अटेंड करता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए आपको जो है एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और कहना है कि आपको कंसीडर करना है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस आपने कांस्टेंट प्रेशर को पे लिया है इनक्लोज्ड सिलेंडर में। तो ये एक इनक्लोज सिलेंडर है जिसके अंदर आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लिया है कांस्टेंट प्रेशर, और उस सिलेंडर को फिट कर दिया है इस पिस्टन के साथ जो एक फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन है और उसका एरिया A है। अब वॉल्यूम ऑफ गैस, जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है जो आपने लिया है उसको V1 कहेंगे एट टेम्परेचर T। तो फोर्स इज इक्वल टू एट दिस कंडीशन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A। तो जितना भी प्रेशर बाहर से लगेगा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, जहां P एक्सटर्नल मतलब होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि पिस्टन मूव होता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने के बाद पिस्टन डिस्टेंस D से मूव हुआ, ठीक है, मतलब वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है गैस का इसलिए पिस्टन D से मूव हुआ। उस केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स जो भी है वो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहां पे हो जाएगा आपका W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू फोर्स, करेक्ट, बट सॉरी फोर्स मल्टीप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि जब पिस्टन मूव करेगा डिस्टेंस D से तब अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज F इंटू D। बट F तो है माइनस P एक्सटर्नल इंटू A, तो हम लोग F को रिप्लेस कर देंगे माइनस P एक्सटर्नल इंटू A से इंटू D। अब जो ये है एरिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पिस्टन एंड डिस्टेंस मूव इज वॉल्यूम चेंज, मतलब कितना पिस्टन का एरिया है और कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V मिलेगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू A इंटू D, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू A इंटू D। अब W क्या था आपका फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, क्योंकि A इंटू D क्या है डेल्टा V। तो अब A इंटू D को मैं डेल्टा V से रिप्लेस कर दूंगी, इसलिए मेरा फाइनल क्या हुआ W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, जहां W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, जहां V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये एक्सप्रेशन आपको जो है डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज माइनस 104 किलो जूल, कैलकुलेट Cl बॉन्ड एंथैल्पी। और आपको बाकी सारे बॉन्ड्स के एंथैल्पी गिवन है और Cl बॉन्ड एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ होल रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे ना सारे बॉन्ड्स है ना ऐसे एक्सपांड करके लिखिए तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आप कितने एंथैल्पीज कैलकुलेट करने। प्लस Cl रिएक्ट हो रहा है Cl के साथ और फिर बन रहा है CH3Cl प्लस HCl।
तो रिएक्टेंट में कितने CH है? रिएक्टेंट में 4 CH है, इसलिए 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ CH। Cl कितने हैं? 1 है, इसलिए 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ Cl। प्रोडक्ट में अब चलते हैं, प्रोडक्ट में 3 CH है, इसलिए 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CH प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ Cl प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ HCl। ठीक है, अब यहां पे 3 CH और यहां पे 1 CH कैंसिल हो जाएगा, तो बचा एक ही CH, इसलिए एंथैल्पी ऑफ CH प्लस एंथैल्पी ऑफ ClCl माइनस एंथैल्पी ऑफ CCl, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है, करेक्ट। तो अब बचा एंथैल्पी ऑफ CCl माइनस एंथैल्पी ऑफ HCl। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर हमने लाया, इसलिए इधर भी माइनस साइन आ गया है। ठीक है, अब आपको पूरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डाल दीजिए। आपको एंथैल्पी ऑफ CH भी दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ ClCl भी दिया, एंथैल्पी ऑफ HCl भी दिया, सारे वैल्यूज डाल दीजिए। सिर्फ आपको नहीं दिया एंथैल्पी ऑफ CCl जो फाइंड करना है। तो ये पूरे वैल्यूज डालने के बाद जब आप कैलकुलेट करोगे एंथैल्पी ऑफ CCl, वो आएगा 226 प्लस 104, दैट इज 330 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 इफ enthalpy of formation of CH4 is this much, enthalpy of formation of CO2 is this much, and enthalpy of formation is water is this much। तो आपको कंबशन ऑफ CH4 का एंथैल्पी पता लगाना है, और बाकी जो भी रिएक्टेंट्स हैं और जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है उनके एंथैल्पीज दिए। तो इक्वेशन आप याद ही कर लीजिए CH4 के लिए। तो CH4 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तब देता है CO2 प्लस 2 वाटर, और आपको पता लगाना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, करेक्ट, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का, यहाँ अपोजिट होता है, तो यहाँ कंबशन के लिए अपोजिट लेना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2H2 है, क्योंकि 2 मोल बन रहा है, इसलिए 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस यहाँ पे एक ही CH4 है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस 2 O2 है, इसलिए 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। बट मॉलिक्यूल्स के लिए जैसे O2, H2, Cl2, इन सब के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, तो याद रखें, इसलिए यहाँ पे O2 कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में, गिवन में। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 0। तो अब CO2 का एंथैल्पी कितना है? CO2 का है माइनस 393.5, इसलिए 1 इंटू 393.5। H2O का कितना है? माइनस 285.5, तो 2 इंटू माइनस 1 285.8। और नेक्स्ट है आपका CH4 का है माइनस 74.8, इसलिए 1 इंटू माइनस 74.8 और O2 का 0। अब ये पूरा सॉल्व करोगे तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 इज माइनस 890.3 किलो जूल। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 3 मार्क्स। पहला, डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो अलाउ नहीं करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विथ सराउंडिंग। तो एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी या फिर मैटर किसी को भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने से अलाउ नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा, जब 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड होता है आइसोथर्मली फ्रॉम 15 decimeter cube to 20 decimeter cube at constant external pressure of 1 bar, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना है the work। आपको उस केस में क्या कैलकुलेट करना है? वर्क इन जूल्स। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, विच इज इक्वल टू W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो आपका कहा गया है गैस 15 से 20 पे जो है इंक्रीज हुआ है, तो V1 हो गया आपका 15, V2 हो गया 20, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.2 बार। अब आपको ये हो गया फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और आप इधर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 6 डेसीमीटर क्यूब बार। बट 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। Therefore, W equals to minus 6 decimeter cube bar into 100, that is equal to minus 600 joule. Next question, define enthalpy of fusion। तो एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है जब 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट होता है
into its liquid without any change of temperature or at constant pressure is called as enthalpy of fusion. तो enthalpy of fusion मतलब क्या? जब 1 mole of solid कन्वर्ट होता है लिक्विड में बिना टेम्परेचर के चेंज किए एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद कहना है कि आपको कंसीडर करना है n मोल्स ऑफ आइडियल गैस जो है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस इंक्लोज्ड है एक सिलेंडर के अंदर जिसको फिटेड है एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन। तो ये पिस्टन है। अब ये गैस जो है वो एक्सपांड होगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। तो ये गैस जो है एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम V1 फाइनल वॉल्यूम V2 तक और एट टेम्परेचर T। और ये एक्सपांशन जो है वो धीरे धीरे होता है इन मेनी स्टेप्स, ठीक है, धीरे धीरे होगा। अब हर एक स्टेप के समय जो एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल वो बहुत छोटा सा चेंज होगा। तो जैसे यहाँ वजन रख के प्रेशर क्रिएट किया गया है तो हर एक स्टेप में एक एक वजन जो है वो गायब किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हल्का हल्का गायब होते जा रहा है वजन, तो हर एक वजन धीरे धीरे गायब किया जाएगा जिससे बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए जाएंगे P एक्सटर्नल में, ठीक है। और यहाँ पे जब वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा वो बहुत थोड़े अमाउंट में इंक्रीज होगा क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर जो है डिक्रीज किया गया है, इसलिए पहले dV फिर नेक्स्ट इसमें dV फिर नेक्स्ट में, तो धीरे धीरे dV अमाउंट ऑफ करके हर एक स्टेप में जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होगा क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। तो ये हर एक स्टेप का हुआ, ठीक है। For expansion in reversible, P is greater by a small quantity of dP than P external। तो P जो है P external से small quantity में क्या है, इंक्रीज है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे वजन इंक्रीज कर निकाल रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए P माइनस P एक्सटर्नल इक्वल टू dP। तो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P माइनस dP। तो अब आपका क्या फॉर्मूला होगा, जो यहाँ P एक्सटर्नल का वैल्यू था उसको आप अब रिप्लेस करोगे P माइनस dP से, तो अब हो जाएगा dW इक्वल्स टू माइनस P माइनस dP इंटू dV इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करो तो P को dV से मल्टीप्लाई करो हो गया माइनस P dV और dP को dV से मल्टीप्लाई करो तो dP dV। बट dP dV मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट है प्रेशर का भी वॉल्यूम का भी, इसलिए उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है और अब आपका फॉर्मूला हो गया dW इक्वल्स टू माइनस P dV। पर वर्क डन में जो है वो वॉल्यूम जो हो रहा है चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2 और इसलिए आप उसका ये लोगे इंटीग्रेशन लोगे तो dW फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P dV। तो W max क्योंकि इनिशियल टू फाइनल मतलब होता है W max इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P dV। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। तो अब आप PV इक्वल्स टू nRT वाला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो Vmax इक्वल्स टू Wmax इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 बाई V2 माइनस nRT dV अपॉन V। तो इधर इंटीग्रेशन अब माइनस nRT कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए उसको बाहर ले लो और इधर इंटीग्रेशन इसका करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। तो अब माइनस nRT ln V V1 टू V2, फिर वो हो जाएगा माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1, फिर ln को माइनस हो तो डिवीजन हो जाता है, करेक्ट। तो माइनस nRT ln V2 बाई V1 और इसको अब आपको ln साइन निकालना है तो ये पूरे इसको आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए अब हो जाएगा W max इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें याद रखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है इधर दिया हुआ, इधर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या पूछने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको यहाँ कवर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई भी कंपाउंड का वो एंथैल्पी चेंज है जो रिएक्शन के साथ होता है जब 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड उसके स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म होता है उसके एलिमेंट्स से फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड
फॉर्म होता है उसके स्टैंडर्ड स्टेट में फ्रॉम द एलिमेंट्स जो उसके स्टैंडर्ड स्टेट्स में थे, तो अब उस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल H2 गैस के फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है हाफ O2 के साथ गैस के फॉर्म में, देने के लिए 1 मोल ऑफ H2 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो है -286 किलो जूल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी -286 किलो जूल हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे रिएक्शन में 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर बन रहा है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, जब H2 और O2 उनके स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज -286 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.022 kg ऑफ CO2 कंप्रेस किया जा रहा है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एट 298 केल्विन फ्रॉम इट्स इनिशियल प्रेशर 100 किलो पास्कल, जो वर्क डन है 1200 जूल। तो आपको फाइनल प्रेशर पता लगाना है। तो आपके पास जो है ये दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ CO2 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल दैट इज P1 दिया हुआ है, वर्क डन W दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला है W इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। अब आपको n पता लगाना है, तो n मतलब गिवन वेट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो गिवन वेट को आप यदि ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको कर दोगे आप इंटू 1000, तो हो जाएगा 22 ग्राम। तो n इक्वल्स टू 22 ग्राम अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, क्योंकि C का 12 प्लस 2 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है तो 44, इसलिए 22 डिवाइड बाय 44 इक्वल्स टू 0.5 मोल। n पता चल गया, T दिया हुआ है 298 केल्विन, P1 दिया हुआ है, W दिया हुआ है, W दिया हुआ है 1200 जूल। अब सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ P2 पता लगाना है। तो ये हुआ आपका W इक्वल्स टू 2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। तो अब आप लॉग वाला टर्म यहाँ पे ले लीजिए, बाकी जो भी टर्म्स है उन्हें आप ऐसे सॉल्व कीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा लॉग टू द बेस 10 100 अपॉन P2 इक्वल्स टू -0.4206। अब इसका एंटी लॉग लीजिए, तो आपको एंटी लॉग मिलेगा 0.3793। तो देयरफॉर P2 इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.3793, दैट इज 263.4 किलो पास्कल। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो एंथैल्पी चेंज है जब वेपराइजेशन होता है 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपराइज होता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोई भी सब्सटेंस का वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है जो रिएक्शन में होता है जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उनके स्टैंडर्ड स्टेट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन इन वैक्यूम इज 0। तो W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला है, बट वैक्यूम के कंडीशन में P एक्सटर्नल 0 है, इसलिए W ऑटोमेटिकली 0 है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो पहला डिफाइन एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो एंथैल्पी चेंज है जो होता है जब डिसोसिएशन होता है 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस का इनटू इट्स एटम, उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन क्या है, वो एंथैल्पी चेंज जब डिसोसिएशन होता है 1 मोल ऑफ गैस इनटू इट्स एटम। नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उस पर यदि कोई प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसका एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल पता लगाना है ये डाटा से। ठीक है, तो गिवन डाटा है उससे आपको पता लगाना है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपके मिथेनॉल
मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो आपके मीथेनॉल के फॉर्मेशन का रिएक्शन ये है, इसके प्लीज लर्न ही कर लीजिए। C ग्रेफाइट प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 गिव्स CH3OH। ठीक है, ये आपका ये इक्वेशन आपको जो है इस इक्वेशन तक आपको पहुंचना है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये सब है। तो ये सब में आप देखिएगा तो आपको मिथेनॉल जो है वो आपको चाहिए राइट साइड पे, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है आपको राइट साइड पे चाहिए, आपको प्रोडक्ट के साइड पे चाहिए, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, जो उसको प्रोडक्ट के साइड पे लाने की कोशिश करोगे, और बाकी टर्म्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअली 2H2 चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिएक्शन जो हमें चाहिए उसमें 2H2 चाहिए। O2 भी जो है हाफ चाहिए, जो O2 यहाँ कंप्लीटली 1 दिया वो हाफ चाहिए। तो ये सब के लिए हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है। तो देखिए, कोई इक्वेशन 3 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और फिर ऐड करना होगा इक्वेशन 2 में। तो कोई इक्वेशन 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2 और हाफ O2 इंटू 2 हो जाएगा O2 गिव्स 2H2O, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको ऐड करना है किसमें, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कीजिए। तो आपका 2 में जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको इक्वेशन मिलेगा C ग्रेफाइट प्लस 2H2 प्लस 2O2, यहाँ का O2 ऐड हो जाएगा, प्लस CO2 प्लस 2H2O। अब ये और ये भी ऐड होंगे और आपको मिलेगा माइनस 965 किलो जूल पर मोल। अब इक्वेशन 1 को जो है रिवर्स करना है, क्योंकि मैंने कहा है आपको मिथेनॉल चाहिए राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में दिया है, इसलिए इक्वेशन 1 को रिवर्स कीजिए और आपके इस इक्वेशन में दैट इज इक्वेशन 4 में ऐड कीजिए। तो इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स कर दिया है तो एंथैल्पी का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, और इसको जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे 4 गेन किया है उसमें मैं ऐड करूंगी। तो अब C ग्रेफाइट प्लस 2H2 प्लस हाफ O2, ये हाफ है बस, हाफ O2 गिव्स CH3OH, और यहाँ पे जो है ये दोनों भी ऐड होंगे और आपको मिलेगा माइनस 239 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, वो एंथैल्पी चेंज जो रिक्वायर्ड होता है ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल का प्रोड्यूस करने के लिए गैसियस एटम या रेडिकल। तो 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को जब आप ब्रेक करोगे इनटू इट्स गैसियस एटम या रेडिकल, तो आपको कितना एंथैल्पी चेंज देना पड़ेगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसे कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वो एंथैल्पी चेंज है जो लगता है फॉर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया है, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो आप रिएक्शन में देखिए 2Fe जो है वो है लेफ्ट साइड पे, पर यहाँ पे 2Fe जो है वो दिया है राइट साइड पे। तो ऑफ कोर्स आपको इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है और बाकी सब टर्म तो अपनी अपनी जगह पे ही है। देखिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन 1 को रिवर्स करके इक्वेशन 2 में ऐड करना है। तो रिवर्स इक्वेशन 1 एंड ऐड टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3, और आपका एंथैल्पी का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, पहले माइनस था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी इक्वेशन 2 को तो आपको वैसे के वैसे ही रखना है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करना है, तो आपका 2Al 2L जो अपोजिट साइड्स में है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब ऐड हो जाएगा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा माइनस 822.4 किलो जूल। नेक्स्ट, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट्स विद NO2। और आपका जो है ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में कितना हीट इवॉल्व हो रहा है। तो इसका ये सम ऐसे सॉल्व करना है कि फॉर रिएक्शन 1200 किलो जूल हीट इवॉल्व होता है 4 मोल्स ऑफ CO जब रिएक्ट होता है NO2 के साथ। देखिए 4 मोल्स ऑफ CO, देखिए 4 मोल्स ऑफ CO जब रिएक्ट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2 के साथ, तब कितना हीट रिलीज हो रहा है, माइनस 1200 किलो जूल, करेक्ट। तो पर मोल के लिए कितना है, 1200 डिवाइड बाई 4, करेक्ट, क्योंकि आपको 1 मोल के लिए पता लगाना है। तो 1200 डिवाइड बाई 4 दैट इज 300 किलो जूल पर मोल। बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO क्या है, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 दैट इज 28 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO क्या है, मास ऑफ CO डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ CO, गिवन मास ऑफ CO कितना है,
उन्होंने कहा ना गिवन मास ऑफ CO कितना है, 12 ग्राम ऑफ CO के लिए पता लगाना है, इसलिए 12 डिवाइड बाय गिवन मॉलिक्यूलर मास दैट इज 0.4286 मोल। तो 1 मोल के लिए 300 किलो जूल ऑफ एनर्जी लगा, तो 0.4286 मोल के लिए कितना लगेगा, तो 0.4286 इंटू 300 डिवाइड बाई 1 दैट इज 128.58 किलो जूल। तो इस रिएक्शन से पहले हम 1 मोल ऑफ CO के लिए निकालेंगे, फिर उन्होंने 12 ग्राम ऑफ CO के लिए पूछा है, तो 12 ग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर 1 मोल के हेल्प से हम लोग इतने मोल के लिए भी जो है एंथैल्पी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ। तो हेज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो हेज लॉ जो है वो बहुत ही यूजफुल है कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जब आपको सारे एंथैल्पी चेंज ऑफ हर एक स्टेप पता हो विदाउट इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नेक्स्ट है डज द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो आपको बताना है ये रिएक्शन थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो एक्चुअली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें एंथैल्पी चेंज दिया होता है और अलॉन्ग विद फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखिए दिया हुआ है और साथ ही साथ एंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है, तो उसे कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ऑब्वियसली थर्मोकेमिकल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैसियस CH4 रिएक्ट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ CO2 के साथ इन स्टैंडर्ड स्टेट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। इन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है -900 किलो जूल पर मोल है। तो उन्होंने सबका जो है स्टैंडर्ड स्टेट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्लियरफाई किया है और एंथैल्पी चेंज भी बताया है, मतलब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहला प्रेशर, प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम डिपेंड करता है इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंड करता है इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता है इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन ये है the property which depends on the state of system and independent of path followed to attain it is called as state function। तो सपोज आपने स्टार्ट यहां से किया है, पहुंचे यहाँ पे, अब आप कैसे भी जाओ, ऐसे ऐसे करके कैसे भी जाओ, पर ये सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ डिपेंड करेगा इससे और इस पे, उसको इस पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे स्टेट फंक्शन। मतलब वो कैसे भी वहां तक पहुंचे प्रोडक्ट तक रिएक्टेंट, उसको उससे कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग से ही सिर्फ मतलब है। तो उस केस में आपको ये वाला जो है ये कंसीडर कीजिए जहां आपको इनिशियल जो सारे स्टेट्स हैं P1 V1 T1 N और फाइनल जो स्टेट्स हैं वो है P2 V2 T2 N। तो ये इनिशियल स्टेट्स है और ये फाइनल स्टेट्स है। तो ये हुआ जो अब आपका जो चेंज इन सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उसको कोई मतलब नहीं है बीच के पास से, तो इसलिए ये पूरे हुए स्टेट फंक्शन। तो ये फाइनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम पे और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम में। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो सिस्टम कैसे पहुंचा वहां तक, क्यों पहुंचा वहां तक, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है स्टेट फंक्शन। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. Subscribe this channel and मेरे साथ ये वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और आगे भी हम ऐसे प्रीमियर करते रहेंगे। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। That's all for today. Thank you. Stay tuned.